Dear student, good morning. After a long break due to I was on leave, now this is lecture in the series of Constitution for LLB second year. In previous lecture, I completed Article 13, 12 and 13. Now this is today is the time for Article 14 because lecture is going on for the fundamental right. पिछले दिनों हमने मूल अधिकार पर लेक्चर शुरू किए थे और जो लेक्चर्स अब तक अपलोड किए गए हैं वो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पर थे और एक मेरे अवकाश पर रहने के कारण एक लंबा गैप हो गया, अंतराल हो गया और उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो आर्टिकल 14 पर है। आर्टिकल 14 एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा फंडामेंटल राइट है और उसका जो 14 है वो राइट टू इक्वलिटी या समता के अधिकार की बात करता है। तो सबसे पहले संविधान में अनुच्छेद 14 के प्रावधान क्या है, उसकी प्रोविजन क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। तो इस प्रोविजन का जो एनालिसिस है, जो एलिमेंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। कि अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ऊपर के जो प्रोविजन है उसके 4 मुख्य एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, स्टेट शैल नॉट डिनाई, यानी राज्य मना नहीं करेगा या रोक नहीं सकता। सेकंड, एनी पर्सन, यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। इन सभी चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है, इन वर्ड्स की क्या इंटरप्रिटेशन है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो आप आर्टिकल 14 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल ड्राफ्ट है उसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उस प्रोविजंस को आपने देखा और उसके बेसिस पर मुख्य रूप से ये 4 एलिमेंट्स निकल के आते हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट्स है स्टेट। तो स्टेट का क्या अर्थ है, राज्य का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? इट हैज बीन ब्रॉडली डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 12 इन प्रीवियस लेक्चर। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत लंबे लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। पिछला जो लेक्चर है अगर आपने नहीं सुना हो तो वो वापस आप जाके देख सकते हैं, या आप बेयर एक्ट में उठाकर आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ वापस रिपीट कर दे रहा हूँ कि स्टेट के अंतर्गत केंद्र सरकार या संसद, दूसरा राज्य सरकार या विधानमंडल या स्थानीय सरकार जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, और अन्य प्राधिकारी आते हैं। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं, इस पे बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है और उसको मैंने उन लेक्चर्स में बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है, उसे आप वहां से वापस देख सकते हैं। उसके बाद आता है एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए स्लाइड में दिख रहा है, द टर्म स्टेट इन आर्टिकल 14 मीन्स एंड डिफाइंड बाय आर्टिकल 12, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पर्सन की बात हम करते हैं तो पर्सन का क्या अर्थ है? आर्टिकल 14 imposed obligation on a state for the benefit of all persons within the territory of India. Therefore, the benefit of Article 14 is not limited to the citizens. अब यहाँ पर citizens वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि पर्सन और citizens में डिफरेंस मैं आपको समझा सकूं। citizens मीन्स नागरिक। नागरिक कौन है, इसके लिए आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की प्रोविजंस बताए गए हैं, आर्टिकल जो कि आप एलएलबी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आर्टिकल 14 का जो राइट है
वो केवल सिटीजन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो पर्सन में भी है। तो इट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड सिटीजन्स। तो क्या डिफरेंस है? पर्सन मीन्स पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन्स, यानी पर्सन में नागरिक तो है ही, साथ ही साथ कोई अगर विदेशी व्यक्ति है तो वह भी इसमें इंक्लूडेड है। जहां कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पर्सन वर्ड यूज किया गया और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जहां पर सिटीजन्स वर्ड यूज किया गया है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो राइट्स जिस राइट्स के प्रोविजन में सिटीजन्स वर्ड यूज किया गया है वो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध होंगे। लेकिन जिस प्रोविजन में पर्सन वर्ड लिखा गया है उसका मतलब है कि वो फंडामेंटल राइट सिटीजन को तो उपलब्ध है ही, साथ में अगर कोई फॉरेनर व्यक्ति आता है, कोई विदेशी व्यक्ति भारत की जमीन पर आता है तो उसे भी वो राइट मिलेगा। तो इस तरह से राइट टू इक्वलिटी ये प्रोवाइड करता है कि ये जो राइट है वो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, और अगर कोई फॉरेन से व्यक्ति आता है, विदेशी व्यक्ति आता है तो उसको भी अवेलेबल है। तीसरे कैटेगरी का कोई देश के संदर्भ में कोई होता नहीं है, या तो वो नागरिक होगा या वो गैर नागरिक होगा। गैर नागरिक होगा तो या तो वो कुछ समय के लिए विदेश से आया हुआ व्यक्ति होगा, या वो यहाँ पर किसी तरह से शरणार्थी के रूप में या किसी अन्य प्रकार से आया हुआ व्यक्ति होगा, या वो यहाँ का किसी दूसरे कंट्री का एम्बेसडर हो सकता है, राजनयिक हो सकता है, या सरकार के बुलावे पर कई बार विदेश के लोग आते हैं वो हो सकते हैं, टूरिस्ट हो सकते हैं। तो जो भी होगा वो गैर नागरिक होगा, विदेशी व्यक्ति होगा, क्योंकि अगर वो भारत का है तो नागरिक ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आर्टिकल 14 है वो पर्सन को मिला हुआ है राइट, यानी नागरिक के साथ साथ किसी विदेशी व्यक्ति को भी मिला हुआ है। कुछ इसके पर्सन से रिलेटेड कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो अलग अलग कोर्ट में अलग अलग मामलों में न्यायालय ने इंटरप्रेटेड किया है। तो उस केस की मैं चर्चा कर देता हूं बहुत ब्रीफ में। एक चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट 41 में डिसाइड हुआ था। इस केस में इसने और क्लियर किया कि एवरी पर्सन वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी पर्सन में ऐसा नहीं है कि केवल नागरिक और विदेशी ही है। पर्सन, अगर आप जूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट को लाते हैं तो पर्सन के अंतर्गत नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। तो चरणजीत लाल चौधरी के केस में यह कहा गया कि पर्सन को जब आर्टिकल 14 पर्सन को दिया गया है तो ये जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों पर्सन को ही मिल सकता है, यानी एवरी पर्सन वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी आर्टिकल 14 दोनों को ही प्राप्त है। अब यहाँ एक दूसरा केस और आता है NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश AIR 1996। NHRC अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत इसकी चर्चा हुई थी कि रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन, ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन, तो उसको लेकर कुछ केस फाइल किया गया था। उसमें कोर्ट ने एक लाइन कहा, जजमेंट तो बहुत लंबे होते हैं लेकिन उसने अपने काम की चीज हमने कोट किया है, सभी करते हैं। इवन एन एलियन AIR 1996 इवन एन एलियन आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ दिस आर्टिकल। तो कोर्ट ने इतना वाइडर कर दिया इसके इंटरप्रिटेशन को कि पर्सन में सिटीजन्स को तो काउंट कर ही लिया, सिटीजन्स में और फॉरेन के लोगों को तो अकाउंट कर ही लिया, इसके साथ साथ कोर्ट ने एलियन वर्ड भी यूज कर दिया। जैसा कि एलियन जानते हैं किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं, उसको हम एलियन कहते हैं। अगर कोई हमारे देश के बाहर का है तो उसको हम विदेशी नागरिक कहते हैं, विदेशी व्यक्ति कहते हैं, एलियन वर्ड नहीं कहते। एलियन कब कहते हैं? जो अर्थ से भी बाहर रह रहा हो। तो कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है उसका वाइडरनेस देखें कि कितना ज्यादा वाइडर कर दिया कि सिटीजन एलियन तक को इंक्लूड कर लिया पर्सन में, यानी पर्सन मीन्स पर्सन में बी एन एलियन एंड फॉरेन सिटीजन्स और इंडियन सिटीजन। तो ये सिर्फ ये कोट करने के लिए है कि पर्सन का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइडर स्कोप है, और इसको NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में कोर्ट ने इसको इंटरप्रिटेट किया है। हालांकि एक और केस लुइस डी रीड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1991 का केस है जो 96 से पहले का है। उसमें कोर्ट ने यह कहा था कि दो एन एलियन अ फॉरेन नेशनल
cannot claim equal rights under Article 14 with that of Indian nationals so far as grant of citizens of India. यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि भले ही आर्टिकल 14 सभी लोगों को एक बराबर से राइट देता है, लेकिन एन एलियन फॉरेन नेशन यानी कोई विदेशी व्यक्ति है वो उस तरह से इसका अधिकार की मांग नहीं कर सकता जैसा कि भारत के सिटीजन्स को या नागरिकों को मिला हुआ है। तो यहाँ पर एक मैटर ऑफ रिसर्च है ये कि चूंकि 1950 से लेकर और 2020 तक 70 इयर्स में सुप्रीम कोर्ट के अप्रोचेस में कई बार टर्न आया है, ठीक है। जब कोई आर्टिकल 14 पे रिसर्च वर्क करता है तो इन चीजों को वो हाईलाइट करता है। हालांकि एलएलबी सेकेंड ईयर के पर्पज से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रिसर्च पर्पज से है, लेकिन ये जरूर है इस बात को समझने के लिए कि ये प्रोटोटाइप नहीं है, यानी जैसा चला आ रहा है वैसा नहीं है। समय समय पर कोर्ट के अप्रोचेस में अंतर आए हैं। अब कभी ऐसा कोई मामला आ जाए कि सिटीजन्स को इक्वलिटी तो है, लेकिन जिस रूप में सिटीजन्स को इक्वलिटी है उसी रूप में विदेशी को मिले, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ऐसा बहुत पहले अनवर अली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि इक्वलिटी यानी इक्वलिटी अमंग्स इक्वल। तो उस चीज को हम बाद में कोट करेंगे। वहां से उसी प्रिंसिपल्स को डेवलप करके यहां पर आया है कि इक्वलिटी तो है, लेकिन इक्वलिटी का मतलब इक्वलिटी फॉर ऑल इन सेम सेंस नहीं होता है, इक्वलिटी अमंग्स इक्वल होता है। अनवर अली का स्टेट, अनवर अली सरकार का केस बाद में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको ये समझने के लिए इस केस को, कि उसमें ये कहा गया था कि अगर हम असमान लोगों के साथ एक समान का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उनके प्रति असमानता हो जाएगी। यानी आर्टिकल 14 समानता का अधिकार तो देता है, लेकिन समानता तब असमानता हो जाती है जबकि एक प्रकार का व्यवहार, एक प्रकार का कानून अनेक अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ किया जाता है, क्योंकि सोसाइटी में हर आदमी एक बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में रियल जो प्रैक्टिकल इक्वलिटी है वो तब होगा जब आप एक प्रकार के समाज में एक प्रकार के लोगों के साथ एक प्रकार का बिहेवियर कीजिए। यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ भी एक ही व्यवहार किया जाए। तो ये तो सच बात है कि नागरिक और गैर नागरिक में कुछ तो अंतर होता है। तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार तो देता है, लेकिन समानता के अधिकार के अंतर्गत एक विदेशी नागरिक एकदम उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद न करे जैसा कि एक सिटीजन के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर इस जजमेंट के इस जो निर्णय है इस कोर्ट मामले का, उसका बहुत ही गहरा अर्थ है और इसको एक रिसर्च के नजरिए से देखने आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एलएलबी सेकेंड ईयर के पर्पज से आपको इतना जान लेना पर्याप्त है जितनी बातें हमने स्लाइड में लिखी है। इसमें से काफी कुछ जो मटेरियल है वो एमपी जैन के बुक से लिया गया है और दूसरे नरेंद्र कुमार जी की बुक है। उन दोनों बुक को कंसल्ट करके ये स्लाइड्स बनाए गए हैं। तो अगर इसकी ओरिजिनल रेफरेंस देखना हो तो आप एमपी जैन और नरेंद्र कुमार जी की जो बुक है उसको आप देख सकते हैं। दूसरा एक प्रीपोजिशन ये है कि द वर्ड पर्सन इन आर्टिकल 14 इंक्लूड्स नॉट ओनली मेल फीमेल बट हिजरास ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो। ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 बॉम्बे 158 के केस में कहा गया। यानी पर्सन को लेके कई सारे डिस्प्यूट्स उठते रहे कि इसमें कौन सम्मिलित है कौन नहीं सम्मिलित है। तो 2008 में कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो हिजरास हैं, उनको भी पर्सन में इंक्लूड कर दिया। क्योंकि पर्सन की कई बार डेफिनेशन भी आती है तो ये कहा जाता है कि पर्सन इंक्लूड्स ही एंड सी। तो केवल ही और, लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो न तो ही है और न ही सी है। और इस बेसिस पर केस फाइल किया गया था और बाद में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि आर्टिकल 14 उनको भी मिलता है। तो इस तरह से जो 4 एलिमेंट्स हैं उसमें से स्टेट की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ा थी और जो पर्सन है उसके बारे में ये 4-5 केसेस हैं, इसको आप अच्छे से देख लें। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 एलिमेंट्स हैं उसके, वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा। तो आज के लिए इतना ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।